नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज़ है। अब आप कहेंगे वो खुश कब थी, उनसे कभी नहीं थी, लेकिन इन दिनों उनकी नाराज़गी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। उनके नाम से एक लेख छपा है हिंदू अखबार में, और हिंदू अखबार आपको मालूम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विश्वमन करता रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ करता रहा है, और सबसे बड़ी बात राफेल के मुद्दे पर झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की। तो हिंदू में छपा है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये एजेंडा के तहत है, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसके तहत ये चलाया जा रहा है। लेकिन इकोसिस्टम है तो वो चलाएगा ही। ये एक्सपेक्ट करना कि वो चुप हो जाएंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, नासमझी की बात होगी, और मेरी नज़र में तो जो है बहुत बड़ी नासमझी की बात होगी। लेकिन कांग्रेस एक्सपेक्ट क्या कर रही है? शिकायत क्या है सोनिया गांधी की? बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य शिकायत, उसका निष्कर्ष अगर निकालना चाहें उस लेख का, तो ये है कि मोदी इस नतीजे के बाद भी बदले नहीं हैं। अब आप इस तरह का उनका ये जो लेख है उसको पढ़ें और जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो आपको पढ़कर ये लगेगा कि जैसे मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, और वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है। इस तरह का एटीट्यूड है। 99 सीट्स सिर्फ 543 में से, और गुरूर इतना बड़ा कि जैसे जग जीत लिया हो, जैसे ऐसा लगता है कि अश्वमेध का यज्ञ जीत लिया हो। इस तरह की भावना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि सत्ता हमारे लिए है, कि आप 10 साल से नाजायज तरीके से सत्ता पर काबिज थे, अब हट जाइए। तो सच्चाई तो यह है नहीं। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहला चुनाव पूर्व गठबंधन है जिसको बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है। उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। तो जाहिर है कि जनादेश उन्हीं के पक्ष में है। और इस चुनाव में ये भी साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी से ज़्यादा अपने सहयोगी दलों के वोट बढ़ाने में कामयाब हुए। तो उनके सहयोगी दलों की जो उपलब्धि है उसमें भी उनका बड़ा योगदान है। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, ये ओपिनियन हो सकती है, जो संख्या बल है सिर्फ उसकी बात करें। 272 चाहिए स्पष्ट बहुमत के लिए लोकसभा में, और एनडीए के पास 292 है, और कांग्रेस के पास 99 है, 99, और जो इंडिया अलायंस है उसके पास 234 है। अब उसकी कहानी भी ज़रा सुन लीजिए। सोनिया गांधी को ज़रा भी अगर ये बात समझ में आती कि उनके घर में क्या हो रहा है, खास तौर से दो मुद्दों पर, एक लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर, और दूसरा जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुर्सी संभालते ही इमरजेंसी की निंदा के लिए जो प्रस्ताव पेश किया, दोनों मुद्दों पर उनके अलायंस की दरार, वो गठबंधन कितना कमज़ोर है, ये सामने आ गया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई डिवीज़न कराने की। डिवीज़न कराते तो मालूम हो जाता कि कहाँ पर खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं। तो उससे भाग गए राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली चुनौती थी जिससे वो भाग खड़े हुए। लेकिन उसको छोड़ दें, दूसरे मुद्दे पर आ जाए, और वो ज़्यादा गंभीर है। वो जो मतभेद है, वो जो विभेद है, वो जो दरार है, वो बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। वो दरार स्पष्ट कैसे नज़र आती है कि इमरजेंसी के मुद्दे पर प्रस्ताव रखा लोकसभा अध्यक्ष ने कि इमरजेंसी की निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध में खड़े हो गए, तो जाहिर है कि वो इमरजेंसी के समर्थक हैं। लेकिन इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी जिसकी 37 सीटें हैं,
उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जिसकी 29 लोकसभा सीटें हैं, उसके अलावा डीएमके जिसकी 22 सीटें हैं, और उसके अलावा लेफ्ट पार्टीज जिनकी 8 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर आप जोड़ चुके होंगे अब तक शायद 96 होती है, यानी कांग्रेस से सिर्फ 3 कम। इनमें से किसी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया इमरजेंसी के मुद्दे पर। इससे बड़ी दरार और क्या नजर आएगी? सोनिया गांधी अगर जरा भी समझदारी दिखाती तो उन्हें चिंता इस बात की होती कि उनके गठबंधन में पहले ही दिन ये क्या हो गया। जिस मुद्दे पर उनको समर्थन मिलना चाहिए था, एकता दिखनी चाहिए थी गठबंधन की, वहां पर जो है विभाजन नजर आया। और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर भी मैंने कहा, तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने, जो एनसीपी शरद पवार है, उसने साफ साफ कह दिया था कि हमसे तो कंसल्ट नहीं किया गया। अब दूसरी शिकायत कांग्रेस की क्या है? शिकायत यह है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं। अब ये बात वो पार्टी कह रही है जो अपने गठबंधन के अंदर जो है वो कंसल्टेशन नहीं कर रही है। अपने साथियों से पूछे बिना लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुद्दा उठाया जा रहा है लोकसभा उपाध्यक्ष का। बीजेपी ने जो है बातचीत नहीं की, सहयोग नहीं किया, सहयोग मांगा नहीं। बीजेपी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष हमारा होगा, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं लोकसभा में, हमारी 240 सीटें हैं और जाहिर है कि लोकसभा अध्यक्ष हमारा होना चाहिए और हमारा गठबंधन के साथ बहुमत भी है, तो हमारे उम्मीदवार के जीतने की पूरी गारंटी है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया और अपने गठबंधन के अंदर का विभाजन, जो दरार है, वो दिखा दी दुनिया को, पूरे देश को दिखा दी। अब सहयोग की बात, उस पर मुझे याद आया दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। कांग्रेस पार्टी जो नरेंद्र मोदी को, जिसने जेल भेजने का कोई मौका नहीं छोड़ा 2004 से 2014 के बीच में, हर संभव कोशिश की, नहीं कर पाए, लेकिन एक मामले में सफल हो गए। अमित शाह को जेल भिजवा दिया, 4-5 आईपीएस अफसरों को जेल भिजवा दिया, सब के सब अदालत से बरी हो गए। बीजेपी ने या बीजेपी के किसी नेता ने पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं उठाई, ये नहीं कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आज बात हो रही है, जब कानून के मुताबिक काम हो रहा है, कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मदद मांगने के लिए पहले एक आधार तैयार किया जाता है, या सहयोग के लिए आधार तैयार किया जाता है। जिस दिन रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, उस दिन से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता टीडीपी और जेडीयू से अपील कर रहे हैं कि आप अपना लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार खड़ा कीजिए, हम समर्थन करेंगे। और ये बयान देने के बाद सार्वजनिक रूप से उम्मीद करते हैं कि बीजेपी उनका सहयोग लेगी, बीजेपी उनसे समर्थन मांगेगी और बीजेपी उनको सहयोग देगी। क्यों देगी भाई? आप अगर इस तरह का कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हो, 1984 में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली। 1952 से जब से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तब से अब तक सबसे कमज़ोर, संख्या बल में कमज़ोर विपक्ष था तो 1984 में। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद किसी विपक्षी पार्टी के नेता को नहीं दिया, अपने सहयोगी दल अन्ना द्रमुक को दिया। अन्ना द्रमुक के नेता जो है वो बने डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस का ये रिकॉर्ड है। और उसके बाद अब वो उम्मीद ये कर रही है कि जिस गठबंधन को बहुमत मिला है, वो गठबंधन उपाध्यक्ष का पद उनको दे दे।
जबकि कांग्रेस शासित और जो भी उसके गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उनकी जहां जिन राज्यों में सरकार है वहां विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद उन्हीं के पास है। तो कांग्रेस सहयोग मांग रही बीजेपी से, उसको उम्मीद थी कि 240 सीटें हो गई, 272 नहीं आई, 330 से घटकर 240 हो गई तो मोदी बदल जाएंगे। और मोदी बदल ही नहीं जाएंगे, उनको उम्मीद थी कि अब मोदी झुक जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन जो लोकसभा की कार्यवाही चली है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि मोदी बदलने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी ने भी ये संदेश दिया है कि वो भी अपना का जो कामकाज का तरीका है, बोलने का तरीका है, व्यवहार है, वो बदलने वाला नहीं है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो देश के दूसरे नेता हैं। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। ये सामान्य शिष्टाचार की बात थी जिसे निभाने में असफल रहे राहुल गांधी। अब उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं और मेरी नज़र में सबसे बड़ी चुनौती है अपने गठबंधन को एक रखने की। जो उम्मीद वो भाजपा से कर रहे हैं वही उम्मीद उनके गठबंधन के साथी दल उनसे कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन होगा, सहयोग होगा, आपसी विचार विमर्श के बाद फैसले लिए जाएंगे, एक तरफा फैसला नहीं लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी भारी निराशा हुई है कि सीटें घट जाने के बाद भी मोदी जो है झुक नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। उन्होंने आजमाया था यही लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के मौके पर। अगर मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्टी स्पीकर का पद उस बैठक में जिसमें राजनाथ सिंह प्रस्ताव लेकर गए थे कि हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, हमारा ये अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष के पद पर हम उसके बाद बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ने शर्त रखी कि उपाध्यक्ष के पद की गारंटी अभी दीजिए कि हमको देंगे। बीजेपी ने मना कर दिया। अगर उस दिन मोदी झुक गए होते तो कांग्रेस पार्टी बड़ी संतुष्ट होती कि मोदी को झुका लिया। उनको अफसोस, उनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि सीटें घटा देने के बाद और अपनी सीटें बढ़ा लेने के बाद मोदी झुक नहीं रहे। तो मोदी को झुकाने में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अगले 5 साल में भी कोई सफलता हासिल कर पाएगी, क्योंकि मोदी के काम करने की एक शैली है और मोदी के काम करने का तरीका है, वो तो बदलने वाला नहीं। उनको मालूम है सरकार कैसे चलानी है। 10 साल देश की सरकार चला चुके, 13 साल राज्य की सरकार चला चुके हैं। उनसे ज़्यादा समय तक केंद्र और राज्य में सरकार चलाने का अनुभव देश में किसी नेता के पास नहीं है। ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे, ये मुझे लगता है खामख्याली है। कुछ लोगों को उम्मीद हो सकती है कि मोदी ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी को सरकार चलाने में कोई दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात यह है, उनके लिए मैं कहूँगा सौभाग्य की बात यह है कि उनके जो 2 बड़े सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से टीडीपी के नेता हैं और नीतीश कुमार जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में हैं। दोनों अपने राज्य में अपने शासन की एक लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। उनके लिए राजनीतिक स्थिरता पहली शर्त है। तो वो केंद्र की सरकार को अस्थिर करके अपने लिए राजनीतिक अस्थिरता नहीं पैदा करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सरकार, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार की भी नहीं पड़ेगी अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों लगता नहीं है कि जाने वाले। देखिए, कोई भी जो है पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं ही होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है, दोनों नेताओं की जो राजनीतिक अवस्था है और जो राजनीतिक लक्ष्य है, दोनों की नज़र अपने राज्य पर है। राज्य में वो अपने लिए एक लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं जो दशकों तक याद की जाए।
उसके लिए उनको केंद्र सरकार की सहायता की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी केंद्र सरकार जो डगमग ना हो, जिसके हर समय गिरने का खतरा ना हो। अगर इस सरकार पर कोई खतरा आ सकता है तो इन्हीं 2 लोगों के कारण, और ये 2 लोग इस सरकार को खतरे में डालने के मूड में तो कतई नहीं लगते। उनको मालूम है कि उसकी कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ेगी। इस सरकार को खतरे में डालकर कोई उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस की ये निराशा आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मोदी जिस तरह से काम कर रहे थे उसी तरह से काम करेंगे। फ़र्क इतना आएगा कि पहले अपनी पार्टी में राय मशविरा करते थे और उसके बाद फैसला लेते थे, अब सहयोगी दलों से भी राय मशविरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही फैसला लेना पड़ेगा। तो जब अपनी पार्टी में राय मशविरा करते थे तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा बाहर आती नहीं थी। ये कहा जाता था सिर्फ 2 लोग फैसला करते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग फैसला करते हैं, लेकिन अब जो सहयोगी दल हैं उनसे भी बातचीत होगी और उसी के अनुसार ये सरकार चलेगी। तो इस सरकार के चलने के रंग ढंग में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में जो तरीका था उसमें बदलाव आने वाला नहीं है। तो कांग्रेस की ये निराशा और हताशा दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। राहुल गांधी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष भी होता है। तो हो सकता है राहुल गांधी खुद न बने, बहुत काम आ जाएगा। इतना काम करने की आदत नहीं है। हो सकता है अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को पीएसी का चेयरमैन बना दें, लेकिन संसद में उन्हें हर समय मौजूद रहना पड़ेगा। सरकार को घेरने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। ये जितने काम हैं नेता प्रतिपक्ष के, वो सब राहुल गांधी के स्वभाव के विपरीत हैं, और उन्होंने जो 2-3 दिन में संकेत दिया है उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है और वो बदलाव करने पर विचार भी नहीं कर रहे। तो आने वाला समय उनके लिए और कठिनाई भरा हो सकता है। सरकार की ओर से जितनी परेशानी होगी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा उनके गठबंधन के साथियों की ओर से होगी। अब वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता नहीं रह गए, पूरे विपक्षी गठबंधन के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से वो फैसले ले लेते थे एक तरफा, उस तरह से अब फैसले नहीं ले पाएंगे। ये रवैया बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी कम से कम उसके संकेत नहीं दिखाई दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं, हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति, आज बात कर रहा हूँ तो आज की स्थिति की बात कर सकता हूँ, अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।